राधे राधे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो गाय है उसका गोबर है बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि हमें से ज़्यादातर लोग गाय के गोबर को इधर उधर पड़े बिखरे देख के उसे घृणा करने लगते हैं। जब हम किसी सड़क पर निकलते हैं और हमारे सामने या हमारे पैरों के पास गोबर आ जाए तो तत्क्षण हम घृणा दिखाते हैं, हमें गुस्सा सा आता है। हमें फिर नगर पालिका पर गुस्सा आता है। फिर हम जो गोबर फैलाने वाले पशु हैं उनके ऊपर भी गुस्सा आता है। हम कहते हैं कि साफ सफाई क्यों नहीं रखते। लेकिन यदि गोबर के महत्व को आप समझेंगे, गोबर के मूल्य को आप समझेंगे, तो फिर आपकी जो घृणा जैसी जो स्थिति है फिर वो आप पर अपने आप पर आत्मग्लानि होगी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में अभी तक जाना ही नहीं। और गोबर की, मैं सिर्फ दूसरे पशुओं के गोबर की बात नहीं करता, दूसरे पशुओं के गोबर की भी अपनी विशेषता है। सिर्फ जर्सी गाय के गोबर को छोड़कर, जर्सी गाय का गोबर गोबर नहीं होता, वो मल होता है। जैसे मनुष्य का मल है, मनुष्य के मल की भी कुछ उपयोगिताएँ, कुछ विशेषताएँ अब सामने आने लगी हैं। लेकिन जो जर्सी गाय है उसका गोबर तो दुर्गंध फैलाने वाला अर्धपाचित आहार है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि वो स्वयं जो गाय है वो स्वयं ही संदिग्ध है। यदि बात मैं गाय की करूं तो गाय के गोबर में तो अद्वितीय गुण हैं। यद्यपि गाय के गोबर में जो गुण हैं उनके बारे में हम ज़्यादातर नहीं जानते, क्योंकि हम इतना जानते हैं गाय के गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में, उपला बनाने के लिए या कंडे के रूप में होता है, या फिर गाय के गोबर का उपयोग एक औषधि द्रव्य के रूप में, एक एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। उसमें ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो कई तरह की बीमारियों से हमें निजात दिला देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं। फिर गाय के गोबर का एक और प्रयोग होता था, वैसे अब उसकी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त हो गई है। वो उपयोगिता होती थी घर के फर्शों को, घर की दीवारों को लीपने पोतने की। लीपने पोतने से बहुत सारे जो हानिकारक, घर में नुकसान करने वाले कीट पतंग होते थे वो वहाँ से गायब हो जाते थे। हम शांति की नींद भी रहते थे और हमारे बच्चे और हम स्वयं भी कई तरह की बीमारियों से बचे रहते थे, क्योंकि तब हानिकारक कीट पतंग हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाते थे। तीसरा, गाय के गोबर के लीपने पोतने से दीमक जैसे जो कीट हैं हमारे घरों में प्रवेश नहीं करते थे। अब तो दीमक हमें हानि पहुंचाने वाला एक सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, क्योंकि दीमक के प्रकोप से हमारे फर्नीचर ख़राब हो जाते हैं, हमारे गेट के जो चौखटें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, फर्नीचर ख़राब हो जाते हैं। हम इतने कीमती अलमारियाँ अपने घर में निर्मित करवाते हैं, वो उन अलमारियों को घुन खा जाता है। और दीमक तो चारों तरफ से कई तरह के नुकसान पहुंचा रहा है। हम जिस पलंग पर सोते हैं, पता लगे कुछ साल के बाद कि वो पलंग ही खोखला हो गया क्योंकि दीमक खा गए उसे। दीमक हमारा एक शत्रु बन गया है। लेकिन गाय के गोबर का जब तक लीपन पोतन करते थे तब तक हमारे घरों के अंदर दीमक का प्रवेश नहीं होता था, वो हमें हानि नहीं पहुँचाता था। गाय की उपयोगिता यहीं तक सीमित नहीं है, गाय की उपयोगिता तो खेतों में भी है, क्योंकि गाय के गोबर से जो खाद्य निर्मित होता है वो हमारे खेतों को विशेष उर्वरता प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। उनमें न्यूट्रिएंटों की कमी नहीं रहती, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू यथावत बनी रहती है। और ये भी समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज से करीब 25 साल पहले कुछ शोधकर्ताओं ने भारतीय खेतों की मिट्टी का सूक्ष्म विश्लेषण किया था, जांच की थी। उससे पता चला कि खेतों की जो मिट्टी है उसमें जो महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं उनकी कमी बहुत तेज़ी से होती जा रही है। कई खनिज तत्व तो 60% से ज़्यादा मात्रा में घट गए हैं। और जब ज़मीन के अंदर ही खनिज तत्व नहीं है तो फिर हमारी फसलों को विकसित होने में या उन्हें स्वस्थ बनाने में वो खनिज कहाँ से आएंगे, और उसका सीधा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा या उस वनस्पति में पलने वाले पशु पक्षियों पर पड़ेगा। उसी वनस्पति का प्रयोग हमारी गाय बैल भी करती हैं, तो गाय बैल के शरीर में भी वो कमी, वो न्यूनता आएगी, कई तरह के रोग विकसित होंगे। इसी के लिए हमें भी कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी शारीरिक क्षमता घट रही है, हमारी शारीरिक विकास, मानसिक विकास प्रभावित हो रही है, हमारी बौद्धिक क्षमता में क्रूरता आ रही है, हम अहिंसक होते जा रहे हैं, हम अनुशासन को छोड़ते जा रहे हैं, हमें सहनशीलता खत्म हो रही है। और इसीलिए व्यक्तिगत संबंधों में भी कटुता का अभाव आता जा रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि हमारी खेतों की ज़मीन में बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो गई है। और ये पोषक तत्व कुछ भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन से लेकर नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, बहुत सारे केमिकल बहुत महत्वपूर्ण, सबकी कमी हो रही है।
कुछ की कमी तो पूरी कर देते हैं। यदि यूरिया का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो हम 3-4 चीज़ पर महत्वपूर्ण फोकस रखते हैं। वो है नाइट्रोजन की सप्लाई को जारी रखना, फास्फोरस पोटास को जारी रखना। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से हमारा जो फसल है वो तेज़ी से विकसित होती है, तेज़ी से उससे बालियाँ निकलती हैं, तेज़ी से ही उसमें सीड्स बन जाती हैं, और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनके अंदर क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी करें, उसकी बहू ले आएँ, और बाद में पता चले कि बहू नहीं, उसकी जगह हमारे से धोखा हो गया, हम किसी सब सम्मेलन की कोई ब्याह के लेके आ गए। वो तो बात का परिणाम है, लेकिन जब तक घर में बहू का प्रवेश नहीं होता, हम सब कुछ उत्सव मनाते हैं, हर तरह की खुशी मनाते हैं, उस खुशी में लाखों रुपए खर्च भी कर देते हैं। यही स्थिति आज हमारी और किसान की हो रही है। तो गाय के गोबर में बहुत अद्भुत क्षमता है, वो खाद के रूप में भी बहुत है। खैर, विस्तार भय के कारण मैं इस वीडियो को एक अलग रूप देना चाहता हूँ। यदि गाय के गोबर का विश्लेषण किया जाए तो उसके आधा हिस्सा तो अर्ध ठोस के रूप में रहता है, और आधा हिस्सा जो है उसका वो तरल रूप में रहता है। वैसे जो अर्ध ठोस है उसमें को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक है ठोस और एक है हल्का अर्ध ठोस। तो जो ठोस रूप गाय का गोबर का है वो करीब करीब 25% रहता है, और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण घटक रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है सेलुलोज। सेलुलोज के भी कई रूप होते हैं, और ये सभी रूप बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरा जो तरल रूप है उसमें तो सैकड़ों तरह के रसायन रहते हैं, केमिकल रहते हैं, और वो भी एक से एक अद्भुत। उस तरल भाव में कई तरह के मूल्यवान विटामिन रहते हैं, खनिज रहते हैं, जो हमारे लिए शारीरिक विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए या रोगों से निजात दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा उसमें कई ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स रहते हैं, और भी दूसरी चीज़ें रहती हैं, और यदि पूरी बात करूँ तो ये वीडियो बहुत विस्तार ले लेगा। और जितनी जानकारी अभी तक हमें हो पाई है वो हमारी पूर्ण जानकारी नहीं है, वो अभी 10% जानकारी है। जैसे मैं थोड़ा सा हट के बात करूं, कोशिका के बारे में, सेल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेल्स के बारे में जितना जानते हैं उससे कई गुना ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं जानते हैं। हम न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, हम जेनेटिक संरचना के बारे में जानते हैं, लेकिन उस कोशिका के 80% हिस्से में इसके बारे में रिक्तता रहती है। रिक्तता इसलिए कि उसको हम देख नहीं पाते, उन सूक्ष्मता को अभी प्रवेश नहीं कर पाते, उसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं। जैसे आकाश के बारे में कहते हैं डार्क एरिया, अंधकारपुर, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं, जो हमें हमारे उपकरणों से दिखाई दे जाता है, उससे कोई हम बुद्धि मान लेते हैं। यही जानकारी मैं गाय के गोबर के ऊपर भी लागू करता हूँ। गाय के गोबर में या गाय के दूसरे तरलों में कितना कुछ है इसके बारे में अभी हमें 10% भी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जो गाय का ठोस, अर्ध ठोस या ठोस भाग है, इसको सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज होता है कि जो गाय चारा के रूप में सेवन करती है उसका पाचित भाग पूरी तरह से पच गया, वो अति सूक्ष्म हो गया, उसको हम कह देते हैं अल्फा नैनो सेलुलोज, या दूसरे नाम दे देते हैं। कुछ सेलुलोज के अणु ऐसे हैं जो कुछ मिनरलों के साथ जुड़े रहते हैं, खनिज तत्वों के साथ संयुक्त रूप से लवण बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीन अणुओं के साथ में संयुक्त होकर कुछ विशेष अणुओं का निर्माण करते हैं, और ये सब अद्भुत हैं। इनके जो गुण हैं वो और भी अद्भुत हैं। तो मैं नैनो अल्फा जो सेलुलोज है उसके गुण के बारे में बताता हूँ, उसको जानकर आपको आश्चर्य होगा। उसकी कीमत, सबसे पहले तो कीमत जान लो। उस अल्फा नैनो सेलुलोज की कीमत आज 800 रुपये से 8000 रुपये पर ग्राम के आसपास है, पर 10 ग्राम के आसपास, पर केजी के आसपास लगा था। यानी कि 1 किलो गोबर के अंदर करीब करीब 8 से 10 ग्राम के आसपास ये अल्फा नैनो सेलुलोज प्राप्त होता है। यानी कि 1 किलो जो गाय का गोबर है उसकी मूल्य करीब 800 से लेकर 8000 केजी के आसपास हो गई। उसकी उपयुक्तता को देखें तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। अभी उसके बारे में ज़्यादा खोज नहीं हुई है, अभी शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में ही गाय के गोबर की कीमत 8 से 10 हज़ार रुपये पर केजी के आसपास होगी, जो आप अपने आसपास छितरा हुआ देखते हैं, व्यर्थ भटका हुआ देखते हैं। और ऐसे जो व्यर्थ पड़ा हुआ गोबर है वो कुल मात्रा का 50% है। यानी कि 50% गोबर तो हमारी सड़कों पर इधर उधर पड़ा रहता है, नालियों में बह जाता है, सीवेज को चौक करता है,
या जैसे हम घृत वस्तु देखते हैं वो पड़ा रहता है। 50% का उपयोगी कुछ हद तक होता है, वो भी कुछ ज़्यादा मूल्यवान नहीं। उसमें से 25% को तो ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, बाकी का जो 25% है उसमें कुछ परसेंट हम खाद के रूप में करते हैं, बायोगैस के रूप में करते हैं, कुछ दवा दारू के रूप में करते हैं। तो यदि हम इसके मूल्य को समझ लें, इसकी वैल्यू को समझ लें, तो समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास गाय है और यदि शुद्ध देसी गाय है, शुद्ध देसी गाय के पाचन की प्रक्रिया अलग होती है, जर्सी गाय की अलग होती है, और मिक्स जो गाय है उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया पर गाय की गोबर की कीमत, गाय के गोबर की जो प्रकृति निर्भर करती है। तो अल्फा नैनो सेलुलोज का प्रयोग तो बहुत सारे से हो रहा है आजकल। कई ऐसे आजकल प्लास्टिक बनने लगे हैं या प्लाईबोर्ड बनने लगे हैं, इस पर कोट रहता है। इसकी कोट को ना तो आग लगती है, ना बारिश से गीला होता है, ना पानी का प्रभाव होता है। इस अल्फा नैनो सेलुलोज का प्रयोग कुछ अन्य चीज़ों में भी होने लगा है, और इन सब चीज़ों को जानेंगे तो ऐसे करीब करीब आज हमारे पास 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं जिसमें अल्फा नैनो सेलुलोज का प्रयोग हो सकता है। आने वाले वर्षों में संभवतः पेपर भी इससे बनने लगे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे देशों में करेंसी अब डिजिटल होने लगी है, लेकिन जिन देशों में करेंसी अभी डिजिटल नहीं हुई है, पेपर पर बनती है प्लास्टिक, उसको रिप्लेस अल्फा नैनो सेलुलोज पेपर से होने वाला है। इसके प्रयोग से कई तरह की, जैसे ऐनक की फ्रेम है या कई और मूल्यवान चीज़ें, उनका निर्माण होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती, ना आग से नष्ट होती है, ना किसी केमिकल का प्रभाव होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी कोई एलर्जिक समस्या नहीं है, जैसे कि आजकल समस्या हो रही है। हो सकता है आने वाले सालों में इसी अल्फा नैनो सेलुलोज के प्रयोग से आँखों का लेंस भी निर्मित होने लगे, या हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो आर्टिफिशियल चीज़ें इम्प्लांट होती हैं, ऑपरेशन से कई चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि किसी का हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया तो हड्डी के फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए आज के स्क्रू डाले जाते हैं, स्प्रिंट डाले जाते हैं, रॉड डाली जाती हैं, उनका प्रयोग हो सकता है निर्माण भी इस चीज़ से होने लगे। तो बहुत कुछ होने वाला है, एक नई दुनिया हमारे सामने आने वाली है, और यदि वो दुनिया सामने आएगी तो निश्चित रूप से गाय के गोबर की कीमत बढ़ती जाएगी। तो गाय के जो गोबर आप देख के घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, आपको क्रोध आता है, उसको शांत कर लें, गाय के गोबर की कीमत को पहचानने लगें, इस पर कार्य करें, इस पर नए तरीके से सोचना शुरू करें, नए अनुसंधान की प्रक्रिया को जारी रखें। और जो दूसरा हिस्सा है, अभी तो मैंने सिर्फ एक जो ठोस हिस्सा है उसके एक पार्ट के बारे में बात की, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाय के गोबर में विद्यमान हैं। इन सब के बारे में जानोगे तो दूध की बात छोड़ दोगे, आप घी की, मक्खन की बात छोड़ दोगे, क्योंकि हमारे लिए तो आज गाय का दूध ही महत्वपूर्ण है। हम गोबर मूत्र को तो ज़्यादा महत्व नहीं देते, कुछ लोग महत्व देने भी लगे तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ भी जाके देखोगे तो किसी ढेर पर, किसी कोने में ढेर लगा हुआ सूख रहा होगा, या पर कुछ और भी कचरा पड़ा होगा जो खाद की तैयारी के रूप में है, लेकिन उसमें अमूल निधि छुपी हुई है, अमूल खजाना छिपा हुआ है। और इसीलिए सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे मनुष्यों ने गाय के गोबर में लक्ष्मी की कामना की थी, गौ में बसते लक्ष्मी। ये बात चरितार्थ हो रही है, सूत्र रूप में उन्होंने लिखा था, आज वो बहुत तेजी से सत्य साबित हो रही है। गाय के गोबर में तो न्यूक्लियर एनर्जी को टक्कर देने की क्षमता है, और आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में सिर्फ गोबर गैस तैयार होगी, सीएनजी प्लांट लगेंगे, उन्हीं पर एनर्जी का एक सबसे बड़ा उत्तरदायित्व पाएगा। तो आप इन सबको देखिए, जानिए। धन्यवाद।